हे गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? कल की क्लास कर ली रिवाइज? सर शॉपिंग हो गई? तो लास्ट दिन तक नहीं खत्म होनी हो तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। सर कल क्लास है? नहीं, वीकेंड पे तो वैसे भी नहीं होती है, सैटरडे संडे। अब तो बीच में वैसे ही रहता है कि जितना भी आपको गैप रहेगा ना, बीच में क्लासेस करता रहूंगा मैं। ठीक है। सर शादी की डेट क्या है? इसी मंथ एंड में ही है बच्चों। सर मैम से मिलवाओ। हमें नहीं मिले अभी तक तो, काफी दिन से। सर मैम का नाम क्या है? अरे मिलवाएंगे। कुछ बच्चे तो एजम्पशंस कर रहे हैं, क्या पता एजम्पशंस ठीक हैं या गलत हैं, कुछ भी लिख रहे हैं। पता लगेगा वो तो जब मिलोगे। अब शौक होते हो या फिर क्या होता है, देखते हैं। कब मिलवाओगे? जल्दी मिलेंगे। मैं तो सोच रहा हूँ कि यूट्यूब लाइव ही ऑन करके छोड़ दें शादी पे। सही है ना? हाँ सर, सही रहेगा, मजा आएगा। हाँ। चलिए जी, चलिए, बहुत हुई बातें। कल की क्लास उम्मीद करता हूँ आप सभी ने रिवाइज कर ली होगी, और वहीं से अब हम शुरू करेंगे आगे के सवालों को। कुछ मैंने आपको कहा था कि आप क्वेश्चन करके रखिएगा। आप जो इस फाइल में मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ वो सभी सॉल्व करिएगा। कहा था ना? तो उम्मीद मेरी यही है कि आप सबने उसको किया तो होगा। कर लेने से ये फायदा होगा कि आप ज्यादा देर लगाएंगे नहीं, जल्दी सबको समझ आएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था जो कल हमने किया था। नहीं, ये भी हो गया था आई थिंक। हाँ, ये है। सो पी ने स्कोर किए 56.25% एक एग्जामिनेशन में जिसमें मैक्सिमम मार्क्स हैं 480। 76% इन अनदर एग्जामिनेशन जिसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स हैं 350। अगर जो रिजल्ट है वो दोनों के दोनों पेपर के कंबाइंड मार्क्स पर बेस्ड है तो कंबाइंड परसेंटेज कितनी है? बस इतना ही सीधा सा सवाल है। ठीक है। अब उसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि अब कई बच्चे कहेंगे सर एलिगेशन लगा लो इसके अंदर। कोई बड़ी बात नहीं है, लगा सकते हैं। बट अभी सीखे नहीं है ना, तो अभी हम बिना बात के कॉम्प्लिकेशन करेंगे नहीं। ठीक है। वैसे भी एलिगेशन लेंदी होगा इस सवाल में। अब आप देखो इसको किस तरीके से किया जाना है। एक तरफ 480 मार्क्स है, सबसे पहले फ्रैक्शंस की तरफ गौर फरमाओ। फ्रैक्शंस क्या है? 56.25%। 56.25%। ये जो होती है ये होती है 9/16। कैसे होती है? ये 6.25% का ना 9 टाइम्स है। 6.25% का 9 टाइम्स है। 6 का 9 टाइम्स 54, और यहाँ पे हो जाएगा 2.25, तो 54 प्लस 2.25, तो ये हो गया 56.25। 9/16। तो भैया उसके 480 मार्क्स का पेपर था जिसका उसमें उसने जो ऑब्टेन किए हैं वो कितने किए हैं? 9/16 ऑब्टेन किए हैं। मतलब कितने? 270 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसने, 270 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसने। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ोगे तो दूसरी तरफ पेपर है 350 मार्क्स का,
और 350 मार्क्स का 76% ऑब्टेन किए हैं उसने। 76% मतलब 76/100। अब ये जो 76% होता है बच्चों, ये क्या होता है पता है? 76% जो होता है वो 4% का 19 गुना होता है। मतलब 1/25 का 19 गुना होता है, 19/25। तो 350 का 19/25 किया आपने। आप 19/25 करने की बजाय उसका डबल 38/50 भी कर सकते हो, उससे डायरेक्टली कट जाएगा ये। ठीक है, तो 210 प्लस 56 यानी कि 266। तो 266 मार्क्स इस भाई ने यहाँ पे ऑब्टेन किए हैं। ठीक है, तो अगर आप इनका सम करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? 540 में से 4 कम यानी कि 536 मार्क्स आएंगे। कितने में से आए हैं टोटल? 700 830 में से। 830 में से 536 मार्क्स आए हैं उसके। 830 में से 536 मार्क्स। अब इसको आपने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे देखो, समझो क्या लग रहा है कैसे किया जाना चाहिए। देखो मैं तो इसमें डायरेक्टली करूंगा। ये 10 टाइम्स कट गया, 5360 है। इसको कॉम्प्लिकेट करने की बजाय मैं डायरेक्टली 83 से डिवाइड कर दूंगा इसको। ठीक है, और डायरेक्टली 83 से डिवाइड करने का ये फायदा होगा कि आपको इवन तोड़ना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो चलो देखते हैं कितना आएगा। 6 टाइम्स जा रहा है, फिर जाएगा 4 टाइम्स, फिर जाएगा 64.5। ये आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो 64.5%। आगे भी कट रहा है वैसे तो, पूरा पूरा नहीं है ये, अप्रोक्सीमेटली है 64.5%। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी और मेथड लगाना इतना फिजिबल नहीं था। इस तरीके से करते तो जल्दी हो जाता। ठीक है, कारण एक था कि ये दोनों नंबर्स आपस में कट नहीं रहे हैं सिवाय 0 0 के। 0 0 कट रही है और कुछ कट नहीं रहा। अगर वो नंबर पूरे पूरे कट रहे होते ना आपस में, मान लो 5:6 की रेशो आ रही होती, तो मैं 500 और 600 ले लेता वो नंबर्स। उससे हमारा टाइम काफी सेव हो जाता। तो पर वही बात है, कट रही नहीं है तो हमें इसको एज इट इज लेना पड़ेगा। देखो पहला पेपर है 480 मार्क्स का, उसमें से आए हैं 56.25%। 56.25% के बारे में मैंने बताया कि ये 9 गुना होता है 6.25% का। मतलब 1/16 का 9 गुना होता है ये, यानी कि 9/16 होता है मेरे भाई ये। अब अगर ये 9/16 है तो मुझे 480 का 9/16 निकाला तो मुझे 270 मिला। मैंने 350 का, जो दूसरे वाला पेपर था, उस 350 का मैंने 76% निकाला, मुझे 266 मिला। टोटल मार्क्स आए हैं 536। कितने में से? 830 में से 536 मार्क्स आए। 830 में से 0 से 0 खत्म। अब कई बच्चे कहते हैं सर ये क्या किया आपने, ऐसे कैसे काट दिया? तो भैया एक सिंपल सी बात है, आपको पता है 8 का 6 गुना 48 होता है, 3 का 6 गुना 18 होता है, 8 का 7 गुना तो 56 हो जाता है, 560 हो जाता है। तो वहां तो नहीं जाएगा, 6 गुना जाएगा। ठीक है, 6 गुना करना बहुत आसान था। 480 प्लस 18 किया 496। उस हिसाब से हमने देखा कि आगे गैप कितना है, और 420 एंड उसी हिसाब से हमने 4 टाइम्स किया और उसके बाद 5 टाइम्स। अंदाजन पहुंचना होता है हमने, एग्जैक्टली नहीं। तो ये 64.5% विल गेट बी ऑप्शन है। सीधा सा सवाल था। अब एक एक अच्छा क्वेश्चन, एक और अच्छा क्वेश्चन कि इनकम टैक्स को अगर 20% से बढ़ा दिया जाए तो नेट इनकम 4% से घट जाती है, तो रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या होगा? देखते हैं कितने बच्चे बता पाएंगे। जल्दी सॉल्व करो। टाइम दूंगा इसके लिए मैं 60 सेकंड का।
एक बहुत प्यारी चीज है ये वाली। आप समझो पहले इन तीन मतलबों को कि इनकम क्या होता है, नेट इनकम क्या होता है, इनकम क्या होता है, रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या होता है, टैक्स क्या होता है, नेट इनकम क्या होती है। इन सब चीजों को समझो ध्यान से, ठीक है। बहुत ही जरूरी चीज है ये, और आप अगर ध्यान से समझोगे तब फायदा है। आपको मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा तब जाके इस क्वेश्चन का मतलब है, क्योंकि अगर क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई तो खत्म है क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ना होने का मेजर कारण होता है क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग। तो मान लो आप बैंक में लग गए हो, आपकी सालाना 5 लाख की कमाई है, आपको 10% टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, मतलब 50,000 का टैक्स देना पड़ता है। तो 5 लाख में से 50,000 तो सरकार ले गई, आपके पास नेट कितना बच गया जो आप अपनी कमाई कहोगे, 4,50,000, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप 4 लाख रुपए कमाते थे, या चलो टैक्स बढ़ा के देखते हैं थोड़ा, 5 लाख रुपए कमाते थे, और इस बार जो टैक्स जो रेट है वो है 12% का। 12% का टैक्स रेट है, मतलब आपको 60,000 का इंटरेस्ट देना है। तो 4,40,000 रुपए आपकी नेट इनकम हो गई, ठीक है, बढ़िया। मान लो ऐसे ही आप 4 लाख कमाते थे, और आपका जो रेट ऑफ टैक्स है, टैक्सेशन का जो रेट है वो है 5% का। तो आपको यहाँ पे कितना, 20,000 का इंटरेस्ट देना है, तो 3,80,000 आपकी नेट इनकम हो गई। ऐसे ही मान लो आपका 4 लाख का इनकम होती है, क्रेडिट होती है, उसमें से आपको 8% इंटरेस्ट देना है, मतलब 32,000 का इंटरेस्ट देना है। तो 32,000 का इंटरेस्ट, 4 लाख में से 32,000 घटा दोगे तो 3,68,000 रुपए आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपकी नेट इनकम होगी। तो कुछ ये सब चीजें हैं आपके सामने जो जो आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। अब एक बात बताओ यार, ये बंदा 5 लाख कमाएगा, तो इसके खाते में 5 लाख रुपए गए, 10% टैक्स बनता था वो इसने सरकार को दिया, इसके पास नेट इनकम बची 4,50,000 रुपए। 5 लाख रुपए इसके खाते में आए, उसमें से 12% इसका टैक्स बनता था, उसने 60,000 टैक्स दिया, और यहाँ पे 4,40,000 रुपए हो गई इसकी नेट इनकम। मान लो 4 लाख कमाता था, 5% टैक्स बनता था, यानी कि 20,000 टैक्स बनता था, वो सरकार को देता था, 3,80,000 उसके पास बच जाता था। ऐसे ही मान लो 4 लाख रुपए वो कमाता था, 8% उसका टैक्स बनता था, 32,000 का टैक्स बनता था, वो सरकार को देता था, 3,68,000 रुपए वो नेट इनकम उसकी बनती थी। तो बच्चों एक सिंपल सी चीज नोटिस करो आप, इनकम टैक्स बढ़ेगा, इनकम टैक्स बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे कितने से बढ़ रहा है, इनकम टैक्स 10,000 से बढ़ रहा है। तो एक बात तो पक्की है, क्या बात पक्की है भाई, अगर इनकम टैक्स आप देख रहे हो यहाँ बढ़ रहा है, 10,000 से इनकम टैक्स बढ़ रहा है, तो नेट इनकम तो रिड्यूस होगी, ये तो पक्का है। कितने से रिड्यूस हो रही है, 10,000 से रिड्यूस हो रही है। यहाँ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ डिक्रीज हो रहा है, मतलब जितने से टैक्स बढ़ता है उतने से नेट इनकम घटती है। अच्छा एक और एग्जांपल देख लो, आप यहाँ पे देख लो, यहाँ 12,000 से इनकम टैक्स बढ़ रहा है, तो यहाँ 12,000 से नेट इनकम घट रही है। तो जो इनकम टैक्स जितने से इंक्रीज होता है, नेट इनकम उतने से ही डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो हम इनकम टैक्स जो पहले इनिशियली पे किया जाता था, मैं उसको टी मान रहा हूँ, और नेट इनकम को मैं एनआई मान रहा हूँ, जो पहले होती थी। तो पहले मान लो टैक्स टी देना पड़ता था और नेट इनकम एनआई की होती थी, ठीक है, समझ रहे हो। तो इनकम टैक्स का 20% बढ़ गया, इनकम टैक्स का 20% बढ़ गया, इसकी वजह से नेट इनकम का 4% घट गया। तो बच्चों एक सिंपल सी बात है, जो ये होगा, ये टैक्स का 20% है, ये नेट इनकम का 4% है, टैक्स का 20% है, नेट इनकम का 4% है, तो ये दोनों ही चीजें बराबर होंगी, ये दोनों ही चीजें क्या होंगी, बराबर होंगी। जो टैक्स का 20% होगा वही
नेट इनकम का 4% होगा, क्योंकि जितने से टैक्स बढ़ेगा उतने से नेट इनकम घटेगी। तो मतलब हम ये बात बोल सकते हैं ये बराबर है। ये अगर बराबर है तो 4% का 5 गुना कट गया। 5t इज इक्वल टू NI, T बाय NI इज इक्वल टू 1/5। ये बात हम कह सकते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि टैक्स यहाँ पे 1 यूनिट है, नेट इनकम यहाँ पे 5 यूनिट है, ठीक है। अच्छा एक और बात बताओ, टोटल जो आपकी इनकम होती है उसमें से टैक्स घटाते हो तभी नेट इनकम मिलती है। इनकम में से टैक्स घटाते हो तभी नेट इनकम मिलती है। अब नेट इनकम आपकी आई है 5 यूनिट, टैक्स आपका है 1 यूनिट, मतलब इनकम कितनी थी? किसमें से एक घटाओगे कि 5 मिले? 6 यूनिट में से 1 यूनिट घटाओगे तो 5 यूनिट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा हमसे क्या पूछ रहा है? रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो भैया ऐसा है, 6 रुपए कमा के 1 रुपए सरकार को दे रहे हो उसमें से, तो टैक्स 1/6 का हुआ। 1/6 का टैक्स हुआ मतलब 16.66% का टैक्स हुआ। 16.66%, यानी कि डी ऑप्शन आपके सामने। बताओ क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लियर है? जिसने ध्यान से सुना है उसको क्लियर है, जिसने ध्यान से नहीं सुना उसके सिर के ऊपर से गया है। इस बात के लिए मैं श्योर हूं, बिल्कुल श्योर हूं। अब आपका ध्यान बीच में कहाँ गया वो आपने देखना है। मैं तो अगले सवाल पे बढ़ रहा हूँ, अब मैं तो रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अगले सवाल पे जाऊंगा। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऐसा करूं क्या मैं? कर दूं ऐसा? नहीं ना। लाइकों फोकस रखा करो। मैं ऐसे करने लगा तो फिर वही बात है, तुम्हारा कितना टाइम वेस्ट होगा, तुम्हें दोबारा देखनी पड़ेगी वीडियो, तुम्हें रिकॉर्डेड वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी, कोई फायदा तो नहीं है ना। तो फिर ये गलत बात हो गई। फोकस रखो। फोकस नहीं तो सिलेक्शन नहीं, सिंपल सी बात है। ये बात तुम 3-4 अटेम्प्ट फेल करने के बाद रियलाइज करोगे, बट मैं आपको पहले बता रहा हूं, अगर तुम्हारा क्लास में फोकस नहीं, चाहे मैं 10 बार भी बता दूं, सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए ये कॉन्सेप्ट समझाने के, कि यहाँ पे दिया गया इनकम टैक्स 20% से बढ़ गया, नेट इनकम 4% से घट गई, ये आपको दिया गया। तो रेट ऑफ इनकम टैक्स आपने बताना है कि कितना होगा। मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, आप 5 लाख रुपए कमाते हो सालाना, 10% का टैक्स बनता है, 50,000 सरकार को टैक्स दे देते हो, 4,50,000 आपके पास बच जाते हैं। मान लो 5 लाख के ऊपर 12% आपको टैक्स देना पड़े, 60,000 का टैक्स देना पड़े, तो यहाँ पे आपका 4,40,000 का नेट इनकम बनेगी। 60,000 तो सरकार को दे दिया। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि इनकम टैक्स जितने से बढ़ रहा है, 50,000 से 60,000 हो रहा है, मतलब इनकम टैक्स 10,000 से बढ़ रहा है। तो इनकम टैक्स जितने से बढ़ रहा है, नेट इनकम उतने से घट रही है। 4,50,000 से 4,40,000 हो रही है, मतलब 10,000 से घट रही है। तो इनकम टैक्स अगर 10,000 से बढ़ रहा है, नेट इनकम 10,000 से घट रही है। ठीक है जी, बढ़िया। दूसरा एग्जांपल मैंने ये वाला दिया आपको कि यहाँ 5% टैक्स देना पड़ता था, 20,000 टैक्स देना पड़ता था, और सरकार को देने के बाद जो पैसा बचता था वो 3,80,000 रुपए बचते थे। तो 20,000, 3,80,000, इधर वैसे ही 8% टैक्स देना पड़ता है, 32,000 का टैक्स बनता है, सरकार को देने के बाद 3,68,000 रुपए बचते हैं। तो 20,000 से टैक्स बढ़ के 32,000 अगर हो गया तो कितना बढ़ गया? 12,000 बढ़ गया। पर वही वहां पे आप देख रहे हो 3,80,000 से 3,68,000, मतलब टैक्स 12,000 से घट रहा है। ठीक है, सॉरी, नेट इनकम 12,000 से घट रही है। तो जितने से टैक्स बढ़ रहा है उतने से नेट इनकम घट रही है। तो आपने ये देखना है कितने से टैक्स बढ़ रहा है, कितने से नेट इनकम घट रही है। दोनों चीजें आपस में बराबर होंगी, क्योंकि जितने से टैक्स बढ़ेगा उतने से नेट इनकम घटेगी। तो यहाँ इनकम टैक्स मान लो टी है, इनकम टैक्स मान लो टी है, तो टी के 20% से हम इंक्रीज कर रहे हैं, टी का 20% इंक्रीज हो रहा है, और दूसरी तरफ नेट इनकम का 4% डिक्रीज हो रहा है, नेट इनकम का 4% डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो 5t इज इक्वल टू NI, ये आ गया आपके पास, क्योंकि 4 से ये 5 टाइम्स कट गया,
और नेट इनकम का 5 गुना हो गया टैक्स, तो इससे रेशियो क्या आ गई, टैक्स और नेट इनकम की रेशियो आ गई 1:5। तो टैक्स 1 यूनिट है, नेट इनकम 5 यूनिट है। टैक्स 1 यूनिट है, नेट इनकम 5 यूनिट है, ये आपके सामने है। तो टैक्स 1 यूनिट है, नेट इनकम 5 यूनिट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो नेट इनकम 5 यूनिट है, टैक्स 1 यूनिट है। और ये बात तो हम अभी समझ चुके हैं ना कि इनकम में से जितना आपके खाते में आएगा उस इनकम में से टैक्स घटाओगे तभी नेट इनकम आएगी। तो टैक्स है 1, नेट इनकम है 5, तो 1 किस में से घटाओगे कि 5 आ जाए, 6 में से 1 घटाओगे कि 5 आ जाए। तो यहाँ पे आपको मिल गया 1/6। टैक्स क्या है, 1/6 है इनकम का 1/6। जितना भी इनकम है, 6 यूनिट का इनकम है ना, उस पे 1 यूनिट का टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है, तो 6 पे 1 का टैक्स देना पड़ रहा है, 6 पे 1 का टैक्स देना पड़ रहा है, मतलब 1/6 का टैक्स देना पड़ रहा है। 1/6 का टैक्स मतलब 16.66% का टैक्स देना पड़ रहा है। चलो एक सवाल और करके दिखाओ, फटाफट से फटाफट से, ध्यान से करना, बहुत प्यारा सवाल है। देखो जी, वो कहता है कि तेजस्वी की एनुअल इनकम 3.6 लाख रुपए से बढ़ जाती है, ठीक है, बट द टैक्स रेट ऑन द इनकम दैट शी हैज टू पे हैज रिड्यूस्ड टू फ्रॉम 24% टू 17%। 24% से 17% हो जाता है। शी नाउ पेज 24,100 मोर टैक्स। व्हाट इज हर इंक्रीज इनकम, बढ़ी हुई इनकम कितनी है, ठीक है। उसकी एनुअल इनकम 3.6 लाख रुपीज से बढ़ रही है, ठीक है। एनुअल इनकम 3.6 लाख रुपीज से बढ़ रही है। बहुत सारे बच्चों ने ये कर लिया है। किसका आंसर आ गया है मुझे ये बताना एक बार, किस किस का आंसर आ गया, आया किसी का? ये वो क्वेश्चन ही नहीं है जो समझ के कई बच्चे इसको बनाना शुरू करते हैं और फिर बीच में ही हथियार गिराने लगते हैं। कोई बात नहीं, सभी स्टूडेंट्स पूरे फोकस के साथ मेरी बात सुनेंगे और इस सवाल को देखेंगे कि ये कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। कल हमने काफी क्वेश्चन किए थे, बट यहाँ पे बेसिकली हमें ये देखना है कि आपका टैक्स कैसे चेंज हो रहा है। सबसे पहली बात, आप
पहली बात तो 3.6 लाख रुपीज एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहे हो, सॉरी 3.6 लाख रुपीज एक्स्ट्रा इनकम हो गई आपकी। तो पहले इनकम आई थी ना, तो अब इनकम हो गई है आई प्लस 3.6 लाख या फिर 3,60,000। ठीक है, पहले आप देते थे 24% टैक्स, अब आप देते हो 17% टैक्स। यहाँ पे आप 24% टैक्स देते थे, यहाँ पे आप देते हो 17% टैक्स। ठीक है, दोनों बातें देख ली, 17% 24%। अब इसका 24%, इसका 17%। ज्यादा कब दे रहे हो आप? अब ज्यादा दे रहे हो, तो जो भी टैक्स दे रहे हो अभी ज्यादा है। तो ये कितना ज्यादा है उसके लिए इसमें से लेफ्ट वाली वैल्यू घटानी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले 17% ऑफ 36 3,60,000 निकालना है। तो 36 इंटू 17 कर लो, 7 का 6 गुना 42, 4 इधर 21 और 6 27 और 4 31, 3 1 3 एंड 3 हो गया 6। तो ये आ गया 612। ठीक है, 612 यानी कि 61200। ठीक है, 61,200 रुपए यहाँ पे आता है। तो इसमें से घटाया आपने 17%, इसका कितना आ जाएगा? 61,200। 17% ऑफ आई, फिर ये घटाओगे तो ये आ जाएगा 24% ऑफ आई इज इक्वल टू 24,100। ये आपके सामने आना चाहिए। ठीक है जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आपने देखा कि यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 437 की, 7% माइनस का वो राइट हैंड साइड चला जाएगा। 61,000 में से 24,000 घटाना है आपने, या 60,000 में से 23,000 घटा दो, ऐसे भी कर सकते हो ना आप। तो ये 37,000 एंड ये साथ ही 100 आ जाएगा। ठीक है, आपने 7 से काटा, तो 7 से काटा, 7 का 5 गुना, 7 का 3 गुना, 5300 आ गई वैल्यू। तो 1% की वैल्यू आ गई है 5300। और आपके सामने 100% की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 100% ऑफ, अगर आप यहाँ पे इनकम निकालोगे तो वो इसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। आई थिंक सब ठीक है। 24,100, 24 घटाया 37, 37 20 50 7 11 और 100, 24,100 का ज्यादा टैक्स दिया जा रहा है। ठीक है, और 5300 आ गई आपकी 100% इनकम। इंक्रीज इनकम कितनी थी ये बताना है आपने। तो भाई 5,30,000 आपकी इनकम पहले थी, 3,60,000 आपकी बढ़ गई है, कुल मिला के 8,90,000 आपकी हो गई है। ये आपका आंसर है, दैट इज सी ऑप्शन, 8,90,000। बताओ जी क्या कहते हो, क्लियर है? डायरेक्ट सवाल था बिल्कुल, मैं दोबारा बता देता हूँ, बिल्कुल डायरेक्ट सवाल था। अच्छा एक बात बताओ, नई वाली इनकम कितनी है? नई वाली इनकम बता सकते हो? इसको मैं पता है थोड़ा अलग तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा हटके। हम मान लेते हैं कि इनिशियली जो इनकम थी ना वो 100A थी। ठीक है, ऐसा करने का क्या फायदा है कि 24% और 17% इजिली निकल जाता है उनका। ठीक है, तो 100A थी, ये मान लिया हमने। तो भैया ऐसा है, 100A थी, अब उसमें 3,60,000 हमने बढ़ा दिए हैं। और पहले तो 100A ही थी, पहले कितनी थी? 100A। पहले टैक्स देना पड़ता था 24% का, अब 17% का देना पड़ता है। बढ़ने के बाद 17% का देना पड़ रहा है, पहले देना पड़ता था 24% का। ठीक है, ऐसा हो गया। तो ये आ गया 17A, इधर मल्टीप्लाई किया आपने। ठीक है, 17 का 3 गुना कर दो, 51 हो जाएगा। ठीक है, 17% परसेंटेज से 2 0 गया, 17 का 3,000 गुना आ गया 51,000, 17 का 6 गुना करके पीछे लगा दिया 100, तो ये आ गया 10200। तो 61200, 61,200 माइनस 24A इज इक्वल टू 24,100। तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, यू विल गेट 7A इक्वल्स टू 37100। और ए की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास वो कितनी आ जाएगी?
5 गुना 3 गुना 5300, ए की वैल्यू 5300 आ जाएगी और 100 ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5300 का 100 टाइम्स यानी कि 5,30,000। 5,30,000 आ गई आपके पास इनकम। 5,30,000 आपके पास 100 ए की वैल्यू आई है, पर हमने बतानी है बढ़ी हुई इनकम, मतलब 5,30,000 प्लस 3,60,000 यानी कि 8,90,000, 8.9 लैक्स। सी ऑप्शन इज द आंसर। समझ गए कि नहीं समझे बताओ? अब तो क्लियर होना चाहिए। बढ़िया। अगला सवाल जल्दी से करेंगे। कहते हैं एक सॉल्यूशन है, इसमें इतने प्रतिशत शुगर है और 42 लीटर्स ऑफ वाटर इवेपोरेट कर दिया तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर 62.5% रह गई। तो बताओ जरा फाइनल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा। देखते हैं कितने बच्चे सही बताएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसके लिए कॉन्सेप्ट समझो, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। जब भी आपको कुछ भी ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिया जाए जो कि हो a इंटू बी इज इक्वल टू सी के बराबर, कुछ भी ऐसा रिप्रेजेंटेशन हो और उसके आपको दो अलग अलग केसेस दिए जाएं कि जिसमें a1 इंटू बी वन भी सी के बराबर हो, a1 इंटू बी वन सी के बराबर हो और a2 इंटू बी टू भी सी के बराबर हो। तो ऐसे केस में क्या है, आप देख पा रहे हो राइट हैंड साइड दोनों की बराबर है। राइट हैंड साइड अगर दोनों की बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों की बराबर होगी, मतलब a1 इंटू बी वन विल बी इक्वल टू a2 इंटू बी टू। दैट मीन्स a1 by a2 विल बी इक्वल टू b2 by b1। ठीक है, ऐसा होगा। तो मतलब एक तरीके से जो a1 a2 की रेशो होगी उससे उल्टी रेशो b1 और b2 की होगी, ये बात हम कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। अब इसको थोड़ा और अच्छे से मैं समझा देता हूँ। ऐसे एग्जाम्पल कई जगह पे ऑपरेट करते हैं, जैसे कि प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अब मान लो आपको कोई दो केसेस दिए गए हैं, दोनों में एक्सपेंडिचर्स बराबर हैं, तो जो प्राइस की रेशो होगी ना दोनों केसेस में, उसका उल्टा कंजम्पशन की रेशो होगी। ठीक है, ऐसे ही मान लो कोई आपको कहता है कि नंबर ऑफ टिकट्स प्राइस ऑफ वन टिकट को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रेवेन्यू मिल जाएगा। तो मान लो दो केसेस वो आपको दे रहा है जिसमें रेवेन्यू कांस्टेंट है, तो जो नंबर ऑफ टिकट्स की रेशो होगी उसका उलट, दोनों केसेस में जो नंबर ऑफ टिकट्स की रेशो होगी उसका उलट होगी दोनों केसेस के प्राइस की रेशो। ठीक है, ऐसे ही आपको एक और बड़ा फेमस आप इस्तेमाल करते हो, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस के बराबर होता है। मान लो तो दो केसेस आपको दे दिए हैं, दोनों में डिस्टेंस कांस्टेंट है,
तो पहले केस की और दूसरे केस की जो स्पीड की रेशियो होगी उससे उलट होगी पहले और दूसरे केस के टाइम की रेशियो, उसका रेसिप्रोकल होगी। इसी की तरह एफिशिएंसी इनटू टाइम जो होता है वो टोटल वर्क होता है। तो वैसे ही टोटल वर्क अगर दो केसेस में सेम है तो पहले में जो टाइम की रेशियो होगी उससे उलट उनकी एफिशिएंसी की रेशियो होगी। ये भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है आप सबने। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे होने वाला है। आपने एक सॉल्यूशन रखा हुआ है, एक लिक्विड है आपके पास जिसके अंदर शुगर डाली हुई है और उस शुगर को आप धूप में रख रहे हो, शुगर सॉल्यूशन को धूप में रख रहे हो, तो पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा बट शुगर उसके अंदर ही रह जाएगी, शुगर का उसका पाउडर बना अंदर ही रह जाएगा और पानी इवेपोरेट हो जाएगा। तो जितनी शुगर की क्वांटिटी, जितने लीटर शुगर, जितने ग्राम शुगर आपकी पहले केस में थी उतने ही ग्राम शुगर आपकी दूसरे केस में होगी। पानी में इवेपोरेट कर दो चाहे ना करो, चाहे पहले पानी जब पड़ा था इवेपोरेट नहीं हुआ था तब उसमें जितनी शुगर की क्वांटिटी थी, जितने ग्राम शुगर पहले थी, पानी इवेपोरेट हो जाने के बाद भी उतनी ग्राम शुगर रहेगी क्योंकि शुगर इवेपोरेट नहीं होती, पानी इवेपोरेट होता है। ठीक है, तो आपको मान लो निकालना हो शुगर परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ शुगर। सॉरी, यहां पर ऐसे लिख दो शुगर। आपने अगर निकालनी हो कि शुगर की कितनी क्वांटिटी है तो आप क्या करोगे, टोटल क्वांटिटी का शुगर परसेंटेज निकाल दोगे। जैसे इसमें शुगर परसेंटेज 37.5% है, इधर 62.5% है, ऐसा ही करोगे ना। तो शुगर परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी निकाल के शुगर निकाल दोगे आप। अब मान लो पहले में शुगर की परसेंटेज S1 है, दूसरे में शुगर की जो परसेंटेज है वो S2 है। इधर S1 परसेंटेज, इधर S2 परसेंटेज, टोटल क्वांटिटी 1, टोटल क्वांटिटी 2, इससे आपको शुगर मिल रही है। बच्चों आपको एक बात समझनी है, ये जो दो केसेस लिखे गए हैं ये दोनों केसेस अलग अलग केसेस हैं। ये बिफोर इवेपोरेशन है, ये आफ्टर इवेपोरेशन है। अब बच्चों अगर पानी इवेपोरेट हो रहा है तो टोटल क्वांटिटी भी घटेगी और टोटल क्वांटिटी घट जाएगी तो शुगर परसेंटेज बढ़ जाएगी। शुगर कितना प्रतिशत है उसमें वो बढ़ जाएगा क्योंकि टोटल क्वांटिटी घट रही है, पानी इवेपोरेट हो रहा है। पर जितने ग्राम शुगर पहले केस में होगी उतने ग्राम शुगर दूसरे केस में होगी क्योंकि वो तो बदलेगी ही नहीं, वो तो चेंज ही नहीं होगी, वो थोड़ी ना इवेपोरेट हो जाएगी। राइट हैंड साइड दोनों का बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों का बराबर होगा। तो S1/S2 आ जाएगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है तो राइट हैंड साइड भी दोनों का बराबर होगा, मतलब S1 इंटू TQ1 विल बी इक्वल टू S2 इंटू TQ2, मतलब S1/S2 विल बी इक्वल टू TQ2/TQ1, ऐसा रहेगा। ठीक है, तो जो शुगर की रेशियो होगी उससे उलट, क्योंकि उलट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि S1/S2 TQ1/TQ2 के बराबर नहीं है, TQ2/TQ1 के बराबर है, मतलब उल्टा है। तो शुगर की रेशियो और टोटल क्वांटिटी की रेशियो का इनवर्स रिलेशन होगा। ठीक है, तो शुगर की रेशियो कितनी है, शुगर परसेंटेज की रेशियो कितनी है, पहले केस में 37.5% है, दूसरे केस में 62.5% है। 12.5 से काट दोगे 3 बार कटेगा, 5 बार कटेगा, तो शुगर परसेंटेज की जो रेशियो है वो है 3:5। तो टोटल क्वांटिटी की रेशियो जो होगी वो होगी 5:3। अब यहाँ पे देख रहे हो 42 लीटर पानी इवेपोरेट हो गया, मतलब कमी कितनी आ गई, 42 लीटर की। तो ये जो 2 यूनिट कम हुआ है, ये 2 यूनिट जो है 42 लीटर के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 21 लीटर। फाइनल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन आपसे पूछ रहा है, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो 1 यूनिट की वैल्यू 21, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुना 21 यानी कि 63 लीटर, 63 लीटर आ जाएगा। ये बहुत ही खूबसूरत सवाल था। अब इसको सेकंडों में उड़ाया जा सकता था, सेकंडों में कैसे, अब ये देखना।
इसको कुछ भी नहीं करना था, आपने ये देखना था, अच्छा शुगर तो उतनी रहेगी, शुगर की क्वांटिटी उतनी रहेगी, तो S1 S2 की रेशियो कितनी है 37.5 62.5, मतलब 3:5। 3:5 अगर S1 S की रेशियो है तो 5:3 क्वांटिटी की रेशियो होगी, मतलब क्वांटिटी 2 यूनिट कम हो जाएगी। क्वांटिटी 2 यूनिट कम हो गई, पर यहाँ लिखा हुआ 42 लीटर कम हो गई, तो 2 यूनिट की वैल्यू 42 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 21 लीटर, 3 यूनिट की वैल्यू 3 × 21 यानी कि 63 लीटर हो जाएगी, 63 लीटर हो जाएगी। बस सवाल इतना ही था, सवाल इतना ही था। कॉन्सेप्ट समझ के करोगे तो बहुत जल्दी से होगा, सेकंडों में होगा, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। सवाल इतने में हो जाना चाहिए था। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आया होगा, इट्स क्वाइट नॉर्मल, इट्स वेरी वेरी नॉर्मल। ठीक है, मैं आपको ये जो समझाना चाह रहा हूँ उसको समझो ध्यान से। ठीक है, समझाना चाह रहा हूँ कुछ। मान लो शुगर वन परसेंटेज, पहले वाले में जो शुगर परसेंटेज है वो इतनी है, ऑफ क्वांटिटी मान लो इतनी है, इससे आपको शुगर पता लग जाएगी, शुगर की कितनी क्वांटिटी है। दूसरे वाले में शुगर की परसेंटेज इतनी है, ये क्वांटिटी 2 है, शुगर उतनी रहेगी, शुगर बदलेगी नहीं, क्योंकि वो थोड़ी ना इवेपोरेट होगी, पानी इवेपोरेट हो जाएगा। जब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, तो S1 परसेंटेज ऑफ Q1 विल बी इक्वल टू S2 परसेंटेज ऑफ Q2। ठीक है, अब ये S1 परसेंटेज की जगह पे मैं 37.5 लिख दूं और इधर 62.5, 12.5 से काटा, 3 बार कटा, 5 बार कटा, सो 3Q1 विल बी इक्वल टू 5Q2, मीन्स Q1 बाय Q2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5/3। समझ गए? तो यहाँ पे कितना डिक्रीज आ गया, 2 का डिक्रीज आ गया, पर वो तो कह रहा है डिक्रीज आ गया है 42 लीटर्स का, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 21 लीटर। हमने बतानी है फाइनल क्वांटिटी, मतलब Q2 यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3 × 21 लीटर यानी कि 63 लीटर। बताओ जी क्या कहते हो, बताओ बताओ। अब तो ठीक है यार, अब तो सिंपल हो गया बिल्कुल। कटे कैसे हैं? कटे ऐसे हैं कि आपको पता होना चाहिए था कि ये क्या है। 37.5% को आप ऐसा करो 3/8 लिख दो, फ्रैक्शन याद है ना इसकी, कल ही पढ़ाई, रिसेंट क्लास में पढ़ाई है। 3/8, 5/8, 8 से 8 कट गया, 3 आ गया, 5 आ गया, बात खत्म। तो डायरेक्ट करो आप, डायरेक्ट, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके होगा। एक और सवाल बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम पिछले पिछले सवाल जैसा सवाल है ये, ध्यान से करना।
बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल सीधा सा सवाल है। पहली बात तो ड्राई फ्रूट्स का मतलब काजू बादाम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स का मतलब काजू बादाम नहीं है, ये फ्रेश फ्रूट्स को सुखाया गया ड्राई फ्रूट है, ठीक है। फ्रेश फ्रूट्स मतलब आप लेके चलो, एक फ्रेश ऑरेंज है आपके पास, फ्रेश ऑरेंज है, और एक तरफ ऐसा ऑरेंज है जिसको जून की तपती गर्मी में छत पे रख के आए हो, वो भी 10 दिन के लिए धूप में, तो वो बेचारा कैसा सा रह जाएगा बताओ। वो एक ड्राई ऑरेंज बन जाएगा, वो ये वाला ऑरेंज है। अब किसी भी ऑरेंज के अंदर दो चीजें होंगी, एक होगा उसके अंदर पल्प, और एक होगा उसके अंदर जूस, या फिर हम वाटर कह सकते हैं उसको। पल्प का वो मतलब है कि अगर आपने किसी को अगर ऑरेंज का जूस बनाते हुए देखा है, तो एक तरफ से जूस निकल जाता है, दूसरी तरफ जो उसका बचा हुआ जो सूखा हिस्सा होता है, जो बाहर की तरफ वो फेंक देते हैं, वो पल्प कहलाता है। उस सूखे हिस्से को पल्प कहते हैं। इसमें कुछ भी लिक्विड नहीं है, ये सूखा हुआ हिस्सा है बिल्कुल। और वाटर, ये दो चीजें हैं। ड्राई ऑरेंज में भी यही होगा, पल्प एंड वाटर। तो वो कहते हैं फ्रेश फ्रूट के अंदर 76% वाटर है, तो 100 माइनस 76%, 24% पल्प होगा। जबकि सूखे हुए फलों के अंदर 4% पानी है बस, तो 100 माइनस 4%, 96% पल्प होगा। ये बात भी ठीक है। अब एक बात और सिंपल सी है, क्या? एक और बात सिंपल सी है इसके अंदर, क्या है वो, कि भैया ऐसा है, आप धूप में कितना मर्जी रखो, धूप में कितना मर्जी रखो, पल्प तो कहीं नहीं जाने वाला। हाँ, उसके अंदर का लिक्विड इवेपोरेट होता रहेगा। जैसे पिछले सवाल के अंदर अगर आपको याद हो, तो शुगर कहीं नहीं जाएगी, पानी इवेपोरेट होता रहेगा। वैसे इस सवाल के अंदर पल्प कहीं नहीं जाएगा, वाटर इवेपोरेट होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली पल्प परसेंटेज निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? पल्प परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी, ऐसा करोगे तो पल्प पता लग जाएगा कितना है। तो ये मान लो फ्रेश फ्रूट की बात हो रही है, और फिर कुछ उसके अंदर का जूस, उसके अंदर का लिक्विड इवेपोरेट हो गया, और उसके बाद क्वांटिटी भी चेंज हो गई, क्वांटिटी भी कम हो गई, और पल्प पल्प परसेंटेज भी बढ़ गया। पर पल्प उतने का उतना ही रहा। राइट हैंड साइड बराबर है इनकी, तो ऑब्वियसली जो रेशियो इन दोनों की होगी, उससे उलट रेशियो इन दोनों की होगी। तो पल्प परसेंटेज की रेशियो क्या है? 24 और 96%। 24 से काटा 1:4 की रेशियो आ गई। 24 से काटा 1:4 की रेशियो आ गई पल्प परसेंटेज की। और क्वांटिटी की रेशियो क्या आ जाएगी? इसका मतलब क्वांटिटी की रेशियो आ जाएगी 4:1 की। बढ़िया। वो कहता है कि अगर मैं 64 किलो फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल करूं तो कितने ड्राई फ्रूट बना सकता हूं। फ्रेश फ्रूट कितने लिए आपने? 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू आ गई 64 kg। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 16 kg। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी? 16 किलोग्राम। 16 किलोग्राम ड्राई फ्रूट बना सकते हो तुम 64 किलो फ्रेश फ्रूट से। बताओ। क्वेश्चन तोड़ के खत्म कर चुके हैं हम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है, ये टाइप है, बहुत ज्यादा जरूरी टाइप है, ठीक है। फ्रेश फ्रूट में दो चीजें होंगी, पल्प वाटर। ड्राई फ्रूट में भी दो चीजें होंगी, पल्प वाटर। ड्राई है वो फ्रूट, ड्राई ऑरेंज इमेजिन कर लो, जैसे वो ड्राई ऑरेंज में वाटर कम होगा क्योंकि बहुत सारा इवेपोरेट हो चुका होगा, पर उसका सूखा हिस्सा एक जैसा होगा। जितना सूखा हिस्सा एक ड्राई फ्रूट में है, उतना ही सूखा हिस्सा एक फ्रेश फ्रूट में है, ठीक है। तो पल्प परसेंटेज यहाँ पे 24% है, तो पल्प परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी 1, पल्प परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी 2, ये निकालोगे तो आपको पता लग जाएगा उसमें क्वांटिटी ऑफ पल्प कितना है। तो इधर 24% है, इधर 96% है, इधर 24% है, इधर 96% है। क्वांटिटीज अलग अलग है, तो जो पल्प की रेशियो आएगी उससे उलट क्वांटिटी की रेशियो आएगी। ये बात का ध्यान रखना है, क्योंकि राइट हैंड साइड बराबर है।
तो 24% और 96% की रेशियो आएगी 1:4। तो वाटर की रेशियो जो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 की रेशियो होगी वो 4:1 आ जाएगी। तो 4 यूनिट की वैल्यू 64 किलो, 1 यूनिट की वैल्यू 16 किलो, 1 यूनिट की वैल्यू 16 किलो। तो ये हो गया आपके पास 64 किलो फ्रेश फ्रूट से 16 किलो ड्राई फ्रूट बनाए जा सकते हैं। ए ऑप्शन इज द आंसर। ये करेंगे बिल्कुल सिमिलर पिछले सवाल जैसा, टूट पड़ो जल्दी से। देखो भाई क्या चल रहा है इसमें, बिल्कुल पिछले सवाल जैसा ही है। अब एक बात बताओ, रेट ऑफ इनकम टैक्स अगर आपने निकालना हो तो कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? आपको एक सिंपल चीज देखोगे ना भैया, कि जितनी भी उसकी इनकम है, जितनी भी उसकी इनकम है उसका रेट परसेंट निकाल दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो टैक्स कितना पे कर रहा है। यही होगा। तो मैं कह सकता हूं कि R% ऑफ इनकम गिव्स यू टैक्स। ऐसे ही बोलोगे। हमारे पास अलग अलग चीजें हैं, हमें पता है कि इसका चेंज हुआ है, रेट ऑफ इनकम टैक्स का चेंज हुआ है, हमें पता है कि टैक्स का चेंज हुआ है। हमें इनकम की रेशो चाहिए हो तो कैसे आएगी? हम जानते हैं कि अगर R% को इनकम से मल्टीप्लाई करते हैं तो टैक्स मिलता है। तो अगर मैं टैक्स को R% से डिवाइड कर दूं, टैक्स को अगर मैं R% से डिवाइड कर दूं तो मुझे इनकम मिल जाएगी। तो अगर मेरे पास टैक्स की रेशो हो और उसको मैं R% की रेशो से डिवाइड कर दूं तो मुझे इनकम की रेशो मिल जाएगी। बढ़िया। मेरे पास रेशियो है रेट ऑफ इनकम टैक्स की, 15% से 20% हो रहा है टैक्स। सॉरी, टैक्स पेड जो है, टैक्स पे जो किया गया, पेड टैक्स जो है वो बिफोर आफ्टर की रेशियो है 2:3। तो पहले पे किया जाता था और जो बाद में, उसकी रेशियो है 2:3। R% की रेशियो देखोगे ना आप 15:20, यानी कि 3:4 है
रेशो आपके पास किसकी, आर की, रेट ऑफ इनकम टैक्स की। तो आप अगर डिवाइड कर दोगे 2/3 3/4 अगर आप कर दोगे तो आपको यहाँ पे रेशो मिल जाएगी किसकी, इनकम की। तो 2/3 3/4 ये रेशो आ गई, 2/3 3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यू विल गेट 8/9, 8/9। तो ये इनकम की रेशो आ गई आपके पास 8:9। इनकम की क्या रेशो आ गई, 8:9। इनकम जो पहले थी और बाद में थी उसकी रेशो आ गई 8:9। तो इनकम तो उसकी was decreased by 12,500, इसके जो डिक्रीज की है हमारी तो इंक्रीज हो गई भाई। टैक्स बिफोर एंड आफ्टर 2:3, 3:4। डिक्रीज तो हो ही नहीं सकती, ये इंक्रीज ही है। इंक्रीज बाय, इनकम ऑफ श्याम वाज इंक्रीज्ड बाय 12,500, इंक्रीज होगा यहाँ पे, ये डिक्रीज नहीं होगा, ये क्योंकि छोटी मोटी कोई गड़बड़ है। ठीक है, तो ये 8:9 आएगी वैल्यू, ये इंक्रीज हो रहा है 1 का, जबकि ये कह रहे हैं इंक्रीज हो रहा है 12,500 का। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 12,500। हमने बताना है फाइंड द इनिशियल इनकम, इनिशियल इनकम मतलब 8 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 8 से गुना कर दो, 1 लाख रुपीज उसकी इनिशियल इनकम होगी। इधर ऑप्शन में कुछ भी नहीं है, नन ऑफ दिस इज द आंसर। अब काफी बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं वो समझो। ये इंक्रीज वाला तो ठीक कर लो, ठीक, कमी नहीं आई, बढ़ी है, वृद्धि की गई है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। 25% ऑफ द इनकम तो सर टैक्स फ्री है, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि जब तुमने रेशियो निकाली होगी तो तुम्हें 25% इनकम तो टैक्स फ्री है, तो 75% ऑफ इनकम की रेशियो मिली होगी। तो भैया मैं तुम्हें बता दूं कि 75% ऑफ I1 एंड 75% ऑफ I2 की रेशियो आई होगी, आप ये कह रहे हो। ये 8/9 जो आई है वो दोनों के 75% की रेशियो है, ये कह रहे हो। तो 75% से 75% कट नहीं जाएगा, I1 I2 की भी वही रेशियो आएगी। कॉमन सेंस, ये सिर्फ और सिर्फ भटकाने के लिए आपको लिखा होता है कि आप कुछ गड़बड़ करो इसकी वजह से, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है इस सवाल में। अब रेलेवेंस था तो इसी का था कि पेड टैक्स जो है वो आपका पहले 2:3 की रेशियो में था, रेट ऑफ इनकम टैक्स 3:4 की रेशियो में है। तो 2 को जब 3 से डिवाइड किया, 3 को जब 4 से डिवाइड किया तो 2/3:3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इनकम की रेशियो आ गई 8:9, क्योंकि टैक्स की रेशियो को रेट परसेंट की रेशियो से डिवाइड करोगे तो इनकम की रेशियो मिलेगी। तो 2/3:3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो यू विल गेट 8/9, इनकम की रेशियो आ गई 8:9। तो इंक्रीज हो गया किसका, 1 का, 1 का इंक्रीज हो गया, पर ये तो कह रहे हैं इनकम में इंक्रीज हुआ 12,500 का। तो 1 यूनिट की वैल्यू 12,500, हमने निकालना क्या था, हमने निकालना था इनिशियल इनकम। इनिशियल इनकम निकालनी थी, मतलब 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, तो 12,500 का 8 गुना 1 लाख रुपए उसकी इनिशियल इनकम थी। नन ऑफ दीज इज द आंसर। बताओ, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है। सर डिवाइड क्यों किया, अच्छा डिवाइड क्यों किया, एक बच्चा कह रहा है। एक बात बताओ, पहले केस में R1% आपने निकाला इनकम का, आपको मिल गया टैक्स T1। दूसरे केस में R2% निकाला I2 का, आपको मिल गया टैक्स, मिल गया, मिल गया ना। बताओ, अब आपने क्या निकालना है, इनकम की रेशियो निकालनी है, इनकम की मतलब I1/I2 निकालना है। तो कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो इधर मिल जाएगा R1/R2 ऑफ
I1 by I2 इज इक्वल टू T1 by T2। आपको I1 by I2 की रेशियो चाहिए, तो वो कैसे निकालोगे? T1 by T2 इधर डिवाइड कर दोगे R1 by R2 से। तो इसको मैं कह सकता हूं, देखो ये वाला जो R1 है ये ऊपर चला जाएगा, T1 by R1, ये वाला T2 नीचे आ जाएगा, T2 by R2। तो वही तो है, अगर इनकम की रेशियो निकालनी है तो टैक्स की रेशियो को रेट की रेशियो से डिवाइड कर दो, टैक्स की रेशियो को रेट की रेशियो से डिवाइड कर दो, यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? बस वो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि इनकम निकालने के लिए टैक्स को रेट परसेंट से डिवाइड करना पड़ता है, तो इनकम की रेशियो निकालने के लिए टैक्स की रेशियो को रेट परसेंट की रेशियो से डिवाइड कर दो, टैक्स की रेशियो को रेट परसेंट की रेशियो से डिवाइड कर दो, आपको इनकम की रेशियो मिल जाएगी। सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है। बताओ क्या बात है, बताओ बताओ। सर 25% का क्या हुआ? 25% का क्या हुआ? सर इंक्रीज होगा क्या? हाँ इंक्रीज ही तो हो रही है ना, इनकम पहले 8 थी, इनकम पहले 8 थी, 8 से 9 हो गई ना, तो इंक्रीज ही तो हो रहा है। देखो देखो देखो, ये देखो, इसको हटा देता हूँ मैं, ज्यादा मैंने और इसके ऊपर लाइन बना दी डबल डबल। देखो आप देख रहे हो, हमने टैक्स की रेशियो को रेट परसेंट की रेशियो से डिवाइड करना है। टैक्स की रेशियो क्या है? 2:3, क्योंकि टैक्स जो है 2 से 3 हो गया, ठीक है। और यहां देखोगे तो रेट की रेशियो है 15:20, 15% से 20% हो गया, मतलब रेट की रेशियो है 3:4। तो 2:3 से वैल्यू 3:4 हो गई, तो यहाँ आपने डिवाइड कर दिया रेट की, टैक्स की रेशियो को रेट परसेंट की रेशियो से। सो हियर यू विल गेट 2/3:3/4। अब 2/3:3/4 सॉल्व करने के लिए सही नहीं है, तो हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में, क्रॉस मल्टीप्लाई करके नॉमिनल सिंपल सी रेशियो निकाल लेते हैं। तो 2 × 4 8 हो गया, 3 3 9 हो गया। तो मतलब ये जो रेशियो है ये इनकम की आई है, मतलब शुरू में इनकम और बाद में जो इनकम थी वो रेशियो है ये 8:9 की, मतलब इनकम जो है 1 यूनिट से बढ़ गई, इनकम 1 यूनिट से इंक्रीज हो गई। पर यहाँ पे देखोगे तो इनकम यहाँ पे इंक्रीज हुई है 12,500 से, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12,500। हमसे पूछिए इनिशियल इनकम मतलब 8 यूनिट की वैल्यू, तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 गुना 12,500, यानी कि 1,00,000 रुपए हो गई। अब कई बच्चे कहते हैं सर ये 25% का क्या था? 25% कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए था। वो कह रहा है कि 25% इनकम टैक्स फ्री है, मतलब 100 माइनस 25% तुमको टैक्स जो देना है वो 75%, 75% इनकम पे देना है, वो ये कहना चाह रहा है। मतलब तुम जब यहां से रेशियो निकालोगे, यहाँ पे जो इनकम का इस्तेमाल हुआ है वो 75% ऑफ इनकम है, मतलब यहाँ जो रेशियो आएगी तुम्हारे पास वो 75% ऑफ इनकम की आएगी। बट एक बात बताओ, पहली इनकम का भी 75%, दूसरी इनकम का भी 75%, तो वो तो कट ही जाएगा ना, रेशियो तो इनकम की आएगी ना, क्या ही फर्क पड़ता है। अगला सवाल जल्दी से।
कहते हैं कि सेल्समैन को ना 22% कमीशन मिलती है उसकी सेल्स पे और 2.5% बोनस मिलता है अगर वो 20,000 से ज्यादा सेल करता है तो। इफ द बोनस इज 1250 रुपए देन फाइंड द टोटल अर्निंग्स ऑफ द सेल्समैन। ठीक है, अब ये बोनस जो है ना, देखो बोनस उसको मिला है 1250 रुपए का, बोनस कितना मिलता है 2.5%। तो भैया 2.5% की वैल्यू जो है वो 1250 है। बढ़िया बढ़िया। अब 2.5% की जो वैल्यू है वो 1250 है, तो आपने काटा 5 बार, 50 बार, 500 बार, 1% की वैल्यू आ गई 500 और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 का 100 गुना यानी कि 50,000। ठीक है, इतनी वैल्यू आ जाएगी। मतलब 20,000 से ऊपर उसने 50,000 की सेल की है, हम ये कह सकते हैं 20,000 की सेल की और 20,000 से ऊपर कितने की सेल की 50,000 की सेल की। बढ़िया। तो कुल मिला के उसने कितने की सेल की 70,000 की सेल की। तो 70,000 का उसे 22% तो मिलेगा, कितना होगा 15,400 रुपए प्लस 1,250 रुपए इसका, तो कुल मिला के 16,650 रुपए उसकी टोटल अर्निंग हुई। इसमें क्या था मुझे बता दो एक बार, इसमें क्या था। सर ऐड क्यों किया, क्यों वो उसकी कमाई नहीं है क्या, कमीशन और बोनस मिला के उसकी कमाई करोगे कैलकुलेट। दोबारा सुनो एक बार, ध्यान से सुनो। आपको अपने आप को सेल्समैन की जगह पे रखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, अब एक सेल्समैन है, अगर वो 100 रुपए की सेल करता है तो उसको 22% यानी कि 22 रुपए का कमीशन मिलता है, तो ये उसकी कमाई है। अगर वो 500 रुपए की सेल करता है तो 500 का 22% उस यानी कि उसको 110 रुपए मिलते हैं, वो उसकी कमाई है। अगर वो 1,000 रुपए की सेल करता है तो उसका 22% यानी कि 220 रुपए उसको मिलते हैं, ये उसकी कमाई है। तो 22% कमीशन उसको मिलती है। पर अगर वो 20,000 से ऊपर की सेल करता है तो उसको 22% कमीशन के साथ साथ 2.5%, 2.5% बोनस भी मिलता है साथ ही। पर वो तभी मिलता है जब 20,000 से ऊपर की सेल होती है। तो 20,000 के ऊपर की सेल पे उसे 2.5% मिले और ये 2.5% 1,250 रुपए के बराबर है क्योंकि वही बोनस है। 2.5% की वैल्यू जो है वो 1,250 रुपए है। तो 1% की वैल्यू 500 रुपए, 100% की वैल्यू 500 का 100 गुना यानी कि 50,000 रुपए है। तो मतलब हम ये बात बोल सकते हैं कि भैया 20,000 से ऊपर उस भाई ने 50,000 की सेल की है। 20,000 की तो की थी, 50,000 की सेल की है। और अब हम जानते हैं कि यहाँ पे तो इसको मिल रहा होगा 22% और यहाँ मिल रहा होगा 22%, तो मिलेगा ही, साथ में बोनस भी मिलेगा। पर बोनस जो मिलेगा वो हमें पता ही है 1,250 रुपए एक्स्ट्रा है। तो हमें तो बस ये देखना है कि इसका भी 22% मतलब इसका भी 22%, तो इनके सम का 22% यानी कि 70,000 का 22% यानी कि 15,400 और उसमें 1,250 एक्स्ट्रा यानी कि 16,650 रुपए हो गया। 16,650 रुपए हो गया, बी ऑप्शन आंसर आ गया आपका। ठीक है, बस ये करना था और कुछ भी नहीं था। बताओ। काफी सारे बच्चे कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा। पहले तो ये बताओ किस किस को समझ आ गया है। अब जिन जिन को समझ नहीं आया आप अपना डाउट लिखो, आप अपना डाउट लिखो, आपका डाउट क्या है। नहीं आया समझ ये कोई ना लिखे, उसका कोई फायदा नहीं है।
आप बताओ आपको समझ क्या नहीं आया है? 20,000 को 50,000 के बीच में इंक्लूड होना चाहिए था, क्यों? आपने ये जो 50,000 निकाला है ये 100% निकाला है, और 100% किसके रिस्पेक्ट में लिया है? इस 2.5% के। और ये 2.5% क्या 20,000 से कम पे लगता है? नहीं लगता ना, 20,000 के ऊपर पे ही लगता है ना बस। ये बोनस 20,000 से ऊपर ही मिलता है ना बस। तो ये बोनस अगर 20,000 से ऊपर ही मिलता है बस, तो वो 20,000 इंक्लूड कैसे होगा उसके अंदर? चलो चलो कोई बात नहीं, समझ गया मैं आपके डाउट सारे। ध्यान से समझ जाओ, एक बार मेरी बात भी अच्छे से देखो। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये क्वेश्चन क्या है वो उससे समझ आएगा। मान लो इस सेल्समैन ने 30,000 रुपए की सेल्स की होती, तो क्या सिनेरियो रहता? देख लेते हैं। शुरू के 20,000 तक अलग सिनेरियो रहता, बाद के 10,000 में अलग सिनेरियो रहता। शुरू के 20,000 में उसे 22% कमीशन मिलती। 22% मतलब 4,400 रुपए की कमीशन मिलती। और बाद के 10,000 में उसको 22% कमीशन तो मिलती ही, यानी कि 2,200 रुपए तो मिलते ही, प्लस एक बोनस मिलता। कितना? 2.5% का। 2.5% का उसे बोनस मिलता। इसका 2.5% कितना होगा? 250 रुपए। समझ गए? ये जो पार्ट है ये कमीशन है, ये भी कमीशन है। पर ये वाला जो पार्ट है ब्लू वाला, ये बोनस है। तो अगर कोई आपको बोले कि उस किसी को 250 का बोनस मिला है, तो आप क्या बोलोगे? कि वो 2.5% के बराबर है। वो जो 2.5% बोला था ना, उस 2.5% के बराबर ये 250 रुपए है। तो आपने 2.5 से काटा तो 100 बार कटा। 1% की वैल्यू 100 आई, तो 100% की वैल्यू क्या आएगी? 100 गुना 100 यानी कि 10,000। तो ये 10,000 क्या आया है? आपके सामने है। ये 10,000 वो आया है जो 20,000 से एक्स्ट्रा था, क्योंकि बोनस भी 20,000 से एक्स्ट्रा पे मिलता है। ठीक है, दैट इज वाई हमको पता है कि ये 2.5% बोनस अगर इस केस में 1,250 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू 500 आएगी, 100% की वैल्यू आएगी 50,000, जब आप 100 से गुना करोगे तो हम ये जो 50,000 लेंगे ये 20,000 से एक्स्ट्रा लेंगे, कि ये 50,000 जो आया है ये 20,000 से एक्स्ट्रा आया है। ठीक है, तो टोटल सेल हुई है 70,000 की। अब इस 70,000 का 22% तो कमीशन ही हो गया, 15,400, और ये बोनस हो गया 1,250 रुपए का, तो 16,650 आपका आंसर आ गया। टोटल अर्निंग ये हुई। अब तो समझ गए? सर आप 24.5 क्यों नहीं कर रहे? कर लो, लेंदी हो जाएगा। आप इसका 22% निकालो अलग से। इसका 22% निकालोगे तो कितना आ गया? इसका 22% निकालोगे तो 4,400 आ गया। इसका 22 प्लस 2.5, यानी कि इसका 24.5% निकाल लो आप। तो 24.5% निकालोगे तो 245 का 50 गुना हो जाएगा, और 245 का अगर आप 50 गुना करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 240 का 500 गुना 12,000, और 250, 12,000 और 250, 12,250। ये जब 24.5% निकाला आपने 50,000 का, तो ये आ गया। सम करोगे तो वही आएगा 16,650। बट लेंदी क्यों कर रहे हो? आप पहले टोटल का 22% निकाल लो, ये एक्स्ट्रा वाला 2.5% तो आपके पास पड़ा ही है, वो डायरेक्ट जोड़ देना। बस यही फर्क है, एक बार रिवाइज करना, समझ आएगा अच्छे से। ये करो।
देखो बच्चों, सबसे पहले आपने अगर सवाल पढ़ लिया है तो आपके पास रेफ्रिजरेटर, टीवी और एसी के ईएमआई सॉरी की रेशियो है 7, 8 और 10। हम 7 यूनिट्स, 8 यूनिट्स और 10 यूनिट्स ले लेते हैं इसको। फिर कहता है टीवी की एसी से कम है, 1568 है। टीवी की एसी से कितनी कम है? 2 यूनिट कम है। तो हम कह सकते हैं कि 2 यूनिट की वैल्यू हो गई 1568। 2 से काटा, 2 का 7 गुना 14, 2 का 8 गुना 16 और 2 का 4 गुना 8। ठीक है, तो 784 आ गई एक यूनिट की वैल्यू। और अगर आप टोटल ईएमआई देखोगे तो कितनी आ जाएगी? 7 + 8 + 10 यानी कि 25 यूनिट। तो 25 यूनिट की वैल्यू आ गई 25 गुना 884। तो इतनी टोटल ईएमआई है, इतनी टोटल ईएमआई है जो तीनों की मिला के हमने पे की है। 30% सैलरी ट्रैवलिंग पे खर्चा हो गया था, बाकी 70% इस पे खर्चा कर दिया। तो 70% यानी कि 7/10 ऑफ टोटल इनकम, 7/10 ऑफ पी जो है वो इसके बराबर होगा। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, योर आंसर इज रेडी। एक एक दो यहाँ पे आ गया और बस 25 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 25 का 10 गुना गुना 112, ये आपकी पी की वैल्यू आ गई। इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे? आपने 250 को लिखना है 1000/4 और इसी के साथ सवाल खत्म हो जाएगा। तो 4 का 2 गुना 8 और 4 का 3 गुना 12, तो 23,000 आपका, सॉरी 4 का 8 गुना 32, 4 का 2 गुना 8 और 4 का 8 गुना 32, आपकी पी की वैल्यू आ गई 28,000, 28,000। ए ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है जी। तो 44% बच्चों ने कर लिया था। एक बार मैं रिपीट करूंगा इस सवाल को। देखो वो क्या कह रहा है, आपको कह रहा है रेफ्रिजरेटर, हमने क्या किया है, जितनी भी टोटल इनकम हुआ करती थी, मान लो 100% हमारी सैलरी थी, उसमें से 30% हमने खर्चा कर दिया ट्रैवलिंग पे और 70% जो बची हुई थी उसमें से हमने तीनों की ईएमआई पे कर दी। ठीक है, अब पहले की ईएमआई 7 यूनिट है, दूसरे की 8 यूनिट, तीसरे की 10 यूनिट। तो कह रहा है टीवी की ईएमआई एसी की ईएमआई से 2 यूनिट कम है। दिख रहा है? पर ये तो कह रहा है 1568 कम है। 2 यूनिट की वैल्यू 1568, 1 यूनिट की वैल्यू 784। तो 7 + 8 + 10 यानी कि 25 यूनिट की वैल्यू 25 गुना 784। तो इतना हो गया आपका टोटल ईएमआई, मिला के जो टोटल ईएमआई बनती थी वो इतनी हो गई। बट ईएमआई जो टोटल थी वो उसकी सैलरी का 70% थी। 70% मतलब 7/10, उसकी सैलरी कितनी थी? पी। तो 7/10 ऑफ पी। तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया, पी की वैल्यू 28,000 आ गई। आधा, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था ये। क्लियर है सबको? ये तो सही होगा। बढ़िया, चलो ये तो आसान था। मैं आगे की फाइल ऐड कर रहा हूँ, रुकिएगा जरा। करो। इस क्वेश्चन के लिए आप वॉल्यूम ऑफ कौन आपको पता होना चाहिए कितना है, वो मैं बता देता हूँ।
देखो, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि रेडियस चेंज हुई है कितने से, 45% से इंक्रीज हो गई। 45% की फ्रैक्शन क्या होती है भाई, ये 5% का 9 टाइम्स होता है, मतलब 1/20 का 9 टाइम्स मतलब 9/20। तो 9/20 से अगर वो इंक्रीज हुई है तो 20 पे 9 बढ़ के 29 हो गई होगी, ठीक है। हाइट डिक्रीज हुई है 20% से, मतलब 1/5 से। अगर हाइट पहले 5 थी तो 1/5 से घट के 1 घट के 4 हो गई है। बढ़िया। तो देखो, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर। अगर आपने परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम बताना है कि वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज कितना हुआ है, तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम की रेशियो निकालनी पड़ेगी, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम की रेशियो निकालनी पड़ेगी, शुरू की और आखिर की वॉल्यूम की क्या रेशियो है। तो 1/3 पाई 1/3 पाई कट गया, ठीक है। बचा क्या, r1 स्क्वायर h1। r1 मतलब 21, 20, 20 स्क्वायर इंटू h1 यानी कि 5। इधर r2 स्क्वायर मतलब 29 स्क्वायर इंटू h2 यानी कि 4, ठीक है। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया, क्या हो गया, 20 का स्क्वायर 400 का 5 गुना, 29 का स्क्वायर 841 का 4 गुना, ठीक है। तो ये 4 का 100 गुना काट दिया आपने, 500 आ गई वैल्यू। अब आप ना थोड़ा स्मार्ट गेम खेलो। आपकी रेशियो क्या आ गई है, 500 और 841। पर इससे मैं निकालूंगा ना, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो मैं पता है क्या करूंगा, दोनों तरफ डबल कर दूंगा। इधर डबल कर दिया 1000 आ गया, इधर डबल कर दिया 1682 आ गया। डबल दोनों तरफ किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट बेनिफिट ये हो जाएगा कि अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपकी वॉल्यूम कितनी बढ़ गई, 682 बढ़ गई। 682 बढ़ गई, कितने पे बढ़ गई, 1000 पे। तो 100 पे कितनी, 20 से 20 कैंसिल, 68.2% का इंक्रीज आ गया। सी ऑप्शन इज द आंसर। अब देखो कितना आसान हो गया हमारे, डबल करने भर से, बस डबल करने भर से कितना आसान हो गया, समझे। पर सर डबल कब करना है, बट इसमें कुछ रटने वाला नहीं होता बच्चों। इसमें आपको इसमें आपको थोड़ा सा नंबर्स को देख के खेलना पड़ता है। आपको देखना है कि इसमें मेरा फायदा कहाँ है, आपको अपना फायदा ढूंढना होता है उसमें। बस फायदा ढूंढ लिया, सवाल खत्म। अब 500 का 1000 बनाने में फायदा होगा, कभी 500 को 300 बनाने में फायदा होगा। टाइम किस में बच रहा है। सबसे पहले रिपीट क्विक करते हुए, 45% का चेंज हुआ, 9/20 से वॉल्यूम बढ़ गई, ये रेडियस बढ़ गई। 9/20 से रेडियस बढ़ गई, मतलब उन्होंने बोला अगर शुरू में 20 थी तो 20 का 9/20 बढ़ गया, यानी कि 29 हो गया। दूसरी तरफ 1/5 से घट गई वैल्यू, 5 पे 1 घट के 4 हो गई वैल्यू। 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h वॉल्यूम होती है, तो 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगा। r1 r2 की जगह लिख दो 20 21, h1 h2 की जगह लिख दो 5 और 4। सॉल्व कर दिया तो 500 से 841 हो गई वैल्यू। आपकी वॉल्यूम 500 से 841 हो गई। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि 500 से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा। तो मैंने क्या किया, 500 से सॉल्व करने की बजाय मैंने इसको दोनों तरफ डबल कर दिया, 1000 से 1682 कर दिया। 500 का डबल, 841 का डबल, तो 1000 से हो गया 1682। तो 1000 से वॉल्यूम हो गई 1682, मतलब 682 बढ़ गई। 682 बढ़ गई 1000 पे, तो 100 पे कितनी, 68.2%। अगला सवाल बहुत ही जल्दी, बहुत ही फटाफट से।
In an examination, P got 8.33%, यानी कि 1/12. 1/12 more marks than Q. Q get 20%, यानी कि 1/5 more marks than R. And R got 33.33%, मतलब 1/3 more marks than S. If S got 135 out of 500, then find the marks received by P. Marks P ने कितने रिसीव किए? देखो, P और Q की रेशियो बता सकते हो आप. 8.33% ज्यादा मार्क्स आए हैं Q से उसके. P got 1/12 मोर मार्क्स देन Q. तो इसके 12 आए हैं तो उसे 1/12 ज्यादा, मतलब एक ज्यादा, इसके 13 आए होंगे. Q के जो आए हैं 20% ज्यादा आए हैं R से, मतलब R के अगर 5 आए हैं तो उसका 20% ज्यादा, एक ज्यादा, इसके 6 आए हैं. R और S, R एंड S 1/3 मोर. अगर S के यहाँ पे 3 आए हैं तो उसका 1/3, 1 ज्यादा है. R के 4 आए हैं. ठीक है, तो कुछ ऐसा चल रहा है. अब S के 135 आए हैं तो 3 यूनिट की वैल्यू 135, तो 1 यूनिट की वैल्यू 45, 4 यूनिट की वैल्यू 180, 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 45 यानी कि 180, 5 यूनिट की वैल्यू 180 तो 1 यूनिट की वैल्यू 36, तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 गुना 36 यानी कि 216. 12 यूनिट की वैल्यू आ गई 216, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 का 1 गुना 12 का 8 गुना, तो P की वैल्यू कितनी आ गई? 13 गुना 18, वो कितना होता है? 180 प्लस 54, 234. तो 234 मार्क्स आए हैं P के 500 में से. तो 100 में कितने? 0 से 0 खत्म, 5 से काटा आपने, 5 से काटा तो ये 23.4 का डबल यानी कि 46.8% आंसर आ जाएगा. आप चाहो तो रेशियो मर्ज भी कर सकते हो, बट मैंने अभी आपको सिखाया नहीं है, ये रेशियो वाले चैप्टर में सिखाऊंगा. रेशियो मर्ज करके भी आंसर आ सकता है, बट कि अभी ऐसे भी करोगे तो लगभग उतना ही टाइम लगेगा. रेशियो मर्ज करने में भी लगभग इतना ही लगता. ठीक है, तो समझ गए क्या करना चाह रहा हूं मैं इसके अंदर. सबसे पहले मैंने पी क्यू क्यू आर और आर एस की रेशियो निकाली जैसी उन्होंने परसेंटेजेस में दी थी उन्होंने. अब मुझे पता है एस के स्कोर आया 135, तो 3 यूनिट की वैल्यू 135, तो 1 यूनिट की वैल्यू 45, 1 यूनिट की वैल्यू 45, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 45 180, मतलब आर के 180 मार्क्स आए हैं. बट यहाँ तो लिखा हुआ आर के 5 यूनिट मार्क्स आए हैं, तो 5 यूनिट की वैल्यू 180, तो 1 यूनिट की वैल्यू 36, 1 यूनिट की वैल्यू 36, तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 गुना 36 यानी कि 216, मतलब क्यू के 216 मार्क्स आए हैं. क्यू के 216 मार्क्स आए हैं तो 12 यूनिट की वैल्यू 216, तो 1 यूनिट की वैल्यू 18, 1 यूनिट की वैल्यू 18 मतलब 13 यूनिट की वैल्यू 13 गुना 18 यानी कि 234, मतलब पी के 234 मार्क्स आए हैं. अब टोटल पेपर तो 500 मार्क्स का था, तो यहाँ पे आपने परसेंटेज निकाल लिया पी का 46.8, बी ऑप्शन. समझ गए? कल क्लास है सर? नहीं, सैटरडे को क्लास नहीं है आपकी, कल क्लास नहीं है. सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है. चलो एक ब्रेक ले लो पहले, छोटा सा पानी वानी पी लो, जिसने वॉशरूम जाना है वॉशरूम चले जाओ, और पानी पीने जाना है, जहां भी जाना है जाके फटाफट से वापस आ जाओ.
चलिए रिज्यूम करते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। देखो भाई, 12,45,000 की पॉपुलेशन से पॉपुलेशन हो गई, सॉरी 1,24,500 की पॉपुलेशन से हो गई 1,44,975, मतलब ये बढ़ गई 20,475 से पॉपुलेशन बढ़ गई। ठीक है, अब देखो एक सिंपल सी बात है, 1,24,500 लोग हैं जिसमें से कुछ है मेल कुछ है फीमेल। मेल बढ़ रहे हैं 15% से, फीमेल बढ़ रही है 18% से। अगर अगर मैं मान लूं अगर मैं मान लूं कि फीमेल 18% से ना बढ़ के 15% से ही बढ़ रही है, तो मेरे लिए काम कितना आसान हो जाएगा ना। बेशक मेरी वैल्यू 3% कम आएगी, पर मेरा काम कितना आसान हो जाएगा। मेल्स भी 15% बढ़ेंगे, फीमेल्स भी 15% बढ़ेंगी, तो टोटल भी 15% से बढ़ेगा। तो टोटल का 15% निकाल लो, टोटल का 15% कितना हो जाएगा, 12,450, 10%, और इसका आधा कर दोगे यानी कि 6,225 हो जाएगा 5%, तो 18,675, 18,675 पर अगर आप नोटिस करें तो आपकी वैल्यू कम आई है। कितनी कम आई है, 1800 कम आई है आपकी वैल्यू। जितनी वैल्यू आनी चाहिए थी 20,475 आई है 18,400, 18,675, मतलब आपकी वैल्यू 1800 कम आई है, और आनी भी थी कम। क्यों, क्योंकि आपने 3% कम ली है वैल्यू। 3% कम लेने की वजह से 1800 वैल्यू कम आई है, मतलब 3% की वैल्यू जो है वो 1800 है, तो 1% की वैल्यू 600 है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 का 100 गुना यानी कि 60,000, और बाकी के 1,24,500 में से 60,000 घटाओगे तो 64,500 बच जाएगा। मेल है इतने, फीमेल है इतने। हमने बताना है मेल्स कितने हो जाएंगे आफ्टर इंक्रीमेंट, तो 64,500 में इंक्रीमेंट कर दो 15% का, इसका 10% है 64,150, और 5% होगा 3,225, 9,675 का इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो 10,000 बढ़ा के 10,000 घटा के 325 जोड़ दो, 10,000 बढ़ाया 325 घटा दो, मतलब यहाँ पे क्योंकि 10,000 में आपने एक्स्ट्रा जोड़ दिया तो 64,000, 64,500, 74,500 बनेगा। उसमें से जब आप 325 घटा दोगे तो 74,175 बच जाएगा, 74,175। बी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है जी, तो कुछ ऐसा सवाल होता। बहुत प्यारा सवाल है, कर इसमें एलिगेशन भी सकते हैं, बट इवन एलिगेशन लेंदी होगा इसके अंदर ज्यादा। ये वाला मेथड बहुत इजी है, इसके अंदर थोड़े से नंबर लेंदी थे तो थोड़ा अजीब लग सकता है,
बट कोई बात नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से, अभी मजा आएगा, एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। हमारे पास कुल मिला के 1,24,500 लोगों का एक शहर था। उसमें कुछ फीमेल बढ़ी, कुछ मेल बढ़े, और पॉपुलेशन हो गई 1,44,975, यानी कि कितनी बढ़ गई? 20,475 बढ़ गई। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि मेल 15% बढ़े और फीमेल 18% बढ़ी। ये दोनों अलग अलग तरीके से बढ़े, एक 15%, एक 18%। तो हमारे लिए यहाँ से लेंदी होना शुरू हो रहा था काम। पर हमने क्या किया, एक स्मार्ट मूव लिया। हमने ये वैल्यू 3% कम ले ली, मतलब इसको 15% था ना ये, तो इसको भी 15% ले लिया। तो मेल 15% बढ़े, फीमेल 15% बढ़ी, इसकी वजह से टोटल भी 15% बढ़ेगा। टोटल अगर 15% बढ़ेगा, इसका 15% कितना हो जाएगा? 18,675। तो 18,675 से हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी अगर दोनों 15-15% से बढ़े तो। बट बढ़नी तो इतने से चाहिए थी। तो 20,475 इधर 18,675, तो हमारी वैल्यू कितनी कम आई है? 1800 कम आई है। 1800 कम आनी थी क्योंकि आपने भी 3% कम ली थी। जिसका 3% कम लोगे 100% उसी का आएगा। 3% की वैल्यू 1800, तो 1% की वैल्यू 600, तो 100% की वैल्यू 60,000। तो ये जो 100% आया 60,000, ये फीमेल आई है, क्योंकि आपने फीमेल का 3% कम लिया था। तो 1,24,500 में से 60,000 जो है फीमेल है, तो बाकी 64,500 मेल होंगे। 64,500 हो गए मेल्स। अब 64,500 मेल्स हो गए, हमने बताना है इंक्रीमेंट के बाद कितने होंगे। तो मेल्स को 15% बढ़ा दो, इसका 15% कितना आएगा? 9,675 बढ़ा दिया, ये बन गया 74,175। बी ऑप्शन इज द आंसर। बताइए क्या कहते हैं? बढ़िया अप्रोच है, बहुत ही बढ़िया है सर। खुद से नहीं बनता, फिर से वही कल वाली बात। खुद से बनेगा तो फिर यहाँ पे आने का फायदा क्या है? एक बार सीखो तो सही। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? प्रैक्टिस के साथ। अभी आप पहली बार ये चीजें देख रहे हो, और जब हम पहली बार किसी चीज को देखते हैं तो हम ये नहीं समझ पाते कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। आप इसको दोबारा रिवाइज करो, फाइंड इट आउट कि इसमें ऐसा लिखा हुआ था तो हमने ऐसा किया। विद प्रैक्टिस, विद रिवीजन ये चीजें होने लगेंगी। आप हाइपर मत होइए। अभी पहला चैप्टर है अरिथमेटिक का, पहले चैप्टर में हमेशा ये फील होता है। रेशियो एक बार और होने दो, 2 चैप्टर होने दो, फिर आपको अरिथमेटिक एब्जॉर्ब होने लग जाएगी। पेशेंस रखो, ध्यान रखो, ठीक है। तो ये चीज का आपने रखना है, एक बार रिवीजन कर लो ना, कर लेना है इसमें ज्यादा। एक क्वेश्चन और करेंगे नेक्स्ट। मनोज की सेविंग यहाँ पे इतनी है, बहुत आसान सवाल है, करो करो जल्दी करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। पिछला सवाल लेंदी लगने का एक कारण ये भी था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं, क्योंकि वो नंबर्स टेढ़े थे, नंबर्स कॉम्प्लिकेटेड थे, और मैं तो फटाफट कैलकुलेट कर लेता हूँ कि इसका इतना परसेंट ये हो गया, वो हो गया। आप नए हो, आपके लिए ये चीज थोड़ी सी नई है।
अब मैं बस ये कहना चाहूंगा, पेशेंस रखो, आप रिवाइज करते रहो, पेशेंस रखो, थोड़ा टाइम दो। हम जल्दी बहुत करते हैं, यहाँ नहीं, हम हर जगह जल्दी बहुत करते हैं। पेशेंस, हो जाएगा। ये क्या है, 9.09% का 3 गुना है, ये 12.5% का 3 गुना है, ये तो 20% है, 1/5 है। 9.09% क्या होता है, 1/11, तो उसका 3 गुना हो जाएगा 3/11। ये होता है 1/8, तो उसका 3 गुना हो जाएगा 3/8। ठीक है जी, बढ़िया। तो मनोज अपनी इनकम में से 3/11 सेव करता है। ठीक है, इनकम दो हिस्सों में टूटती है, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स। 3/11 इनकम सेव करता है, मतलब अगर उसकी 11 रुपए वो कमाता है तो उसमें से 3 सेव कर देता है, मतलब 8 का खर्चा कर देता होगा। 11 कमाता है, 8 खर्च कर देता है, 3 सेव कर लेता है। ठीक है जी, अच्छी बात है, काफी अच्छी बात है। अब उसके बाद 11 में से 8 खर्च किया, 3 सेव कर लिया। अब उसके बाद उसका कहना है कि उसका एक्सपेंडिचर जो था वो 37.5% से बढ़ गया। ठीक है, इनकम बढ़ गई 1/5 से। अब इनकम को कैसे मैं 1/5 से बढ़ाऊं, तो 11 है, 11 तो 5 से कटता ही नहीं है। तो ऐसा करो, एक छोटा सा काम करो, हमको इसको 5 का मल्टीपल बनाना है, तो सबको 5 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या होगा, हमारा काम भी आसान हो जाएगा और कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने सबको 5 से गुना किया। 55, 40, 15। ठीक है जी, अब देखो, वो कहता है इनकम बढ़ा दो 20% से। इसका 20% होगा 11, 11 से बढ़ा दी 66 हो गई। एक्सपेंडिचर बढ़ा दो 38 से, इसका 38 कितना होगा, 40 का 15, 15 से बढ़ा दिया 55 हो गई ये वैल्यू। 66 में से 55 कम किया आपने, तो बाकी बचेगी सेविंग्स जो होगी 11। तो कहते हैं सेविंग डिक्रीज हो गई हमारी 640 से। ठीक है, दिख ही रही है, डिक्रीज हो गई 4 से। 4 यूनिट की वैल्यू हो गई 640, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 160। हमने बताना है इनिशियल इनकम, इनिशियल इनकम ये रही 55 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 160, तो मल्टीप्लाई कर दिया, 8800 रुपए आ गई इनिशियल इनकम। बी ऑप्शन 8800 इज द आंसर। क्या कहते हो बताओ। सो 8800 इज द आंसर। एक बार दोबारा देखेंगे, बहुत प्यारा सवाल है। ये है आपका 3/11, ये है आपका 3/8, ये है आपका 1/5। तो जितनी इनकम थी उसमें से कुछ खर्च किया, कुछ सेव किया। 3/11 सेव किया, मतलब 11 अगर वो कमाता था तो उसमें से 3 सेव किया, 7 खर्चा कर दिया, सॉरी 8 खर्चा कर दिया। अब उसके बाद हमें ये चीज दिखाई दे रही है बड़ी साफ कि 38 से उसका एक्सपेंडिचर बढ़ गया। चलो इसको तो 8 को तो 3 से मैंने बढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ 20% बढ़ाना है मैंने। इसका 20% डेसिमल में जाएगा, लेंदी हो जाएगा सवाल। ठीक है, बाकी अगर आपको वो चीज लेंदी नहीं लगती तो भी आप सही कर सकते हो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं तो कर देता होता हूँ। कैसे कि भैया इसको 38 से बढ़ाना है, इसका 38 कितना होगा, 3, 3 बढ़ के 11 हो जाएगा। इसको 20% से बढ़ाना है, इसका 10% 1.1, 20% 2.2, तो ये 13.2 हो गया। 13.2 में से 11 का खर्चा कर दिया, तो बाकी बच गया कितना, 2.2। ठीक है, ऐसा हो गया। अब आपका ऑब्वियसली यहाँ पे सेविंग तो कम हो गई, कितनी कम होगी, 0.8 से कम हो गई। तो 0.8 की वैल्यू जो है वो आपको दी है इसने 640। 8 से काटते तो 80 बार कटता, 0.8 से काटोगे तो 800 बार कटेगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 800 आ गई, तो 11 यूनिट की वैल्यू 11 गुना 800 यानी कि 8800 आ जाएगी। आपको किसी चीज से किसी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप डेसिमल डेसिमल में खेलो, क्या ही दिक्कत है। समझ गए। अगर आप डेसिमल में कंफर्टेबल हैं तो वो भी करने की जरूरत नहीं थी। 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई सिर्फ इसीलिए किया था ताकि डेसिमल ना बने आपका। ठीक है,
कई बच्चे कह रहे सर 55 क्यों किया था, फिर इसी वजह से किया था ताकि डेसिमल ना बने। अब डेसिमल बन रहा है, अगर आप डेसिमल में कंफर्टेबल है तो 5 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पर अगर आपको डेसिमल से दिक्कत है तो आप सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डेसिमल बनेगा ही नहीं, समझ गए। इस वजह से डेसिमल बनाया था। और 5 से क्यों 5 ही से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, मुझे इसको 1/5 से इसका 1/5 कैलकुलेट करना था, और 1/5 उसका कैलकुलेट करने में आसानी होती है जो 5 का मल्टीपल होता है, इसलिए 11 को 5 से गुना किया था। ये प्रोसेस है, ठीक है। अभी हम ये वाला सेशन यहीं पे रोकते हैं, अभी रिज्यूम करेंगे हम अपनी क्लास को मंडे को। आप पूरी एनर्जी पूरे एंथुजियाज्म के साथ पार्टिसिपेट करते रहिए, लगे रहिए, और कोई भी चीज मिस नहीं करनी है आपने, क्लास रिवाइज करनी है, पेशेंस रखना है। मोस्ट प्रोबेबली मैं परसेंटेज की 4 क्लासेस लूंगा, एक क्लास में 3 क्लास नहीं लूंगा, एक एक्स्ट्रा क्लास ही लूंगा परसेंटेज की, और उसको बड़ा डिटेल्ड मैनर में लेके चलेंगे। अलग अलग टाइप वैरायटी ऑफ सवाल करेंगे यहाँ पे सॉल्व, रिपीटेशन भी करेंगे सवालों की, मतलब एक टाइप के ऊपर मोर देन 1 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अभी आप बस रिवाइज करो, जो चीज मैं करा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को 3-3 4-4 बार लिख लिख के सॉल्व करो दोबारा से, तब मजा आएगा। अगर आप आलसी बने बैठे रहोगे कि यार मैंने एक बार देख लिया, मैं कर लूंगा रिवाइज, 2 दिन है, ये है वो है, नहीं, क्लास के तुरंत बाद दोबारा से बैठो, जो तरीके मैंने किए अपने हाथ से 2-2 3-3 बार दोबारा बैठ के सॉल्व करो, ठीक है। आज भी होमवर्क नहीं दूंगा, सिर्फ रिवीजन, सिर्फ रिवीजन, मल्टीपल टाइम सॉल्विंग। जब तक अच्छे से समा नहीं जाएगा ना दिमाग में, तब तक कोई फायदा नहीं है नए क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। तो जितना कराया है उसी को अच्छे से रिवाइज करो, रिपीटिशन करो, बार बार सॉल्व करो। और मैं अगेन मैं ये चीज मेंशन कर रहा हूँ, एक सवाल को 2 से 3 बार बैठ के अपने हाथ से सॉल्व करो, वही तरीका लगा के जो मैंने लगाया है, तब जाके बैठेंगी बातें दिमाग में। और शुरू में दिक्कत है, बस 1-2 चैप्टर शुरू में दिक्कत है, क्योंकि आपके लिए नया है, उसके बाद फ्लो बन जाएगा, ठीक है जी। चलिए सेशन एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।